अगर हम बात करें शेल की, तो अगर अब बोर दैया ने अपने एटॉमिक मॉडल में वर्ड यूज किया कि सेल में सिर्फ एस सबसेल होगा क्योंकि इसमें एन की वैल्यू कितनी। क्या होते हैं सेल्स, सबसेल्स एंड ऑर्बिटल्स? इस पार्ट के बाद आपका ये डाउट कभी नहीं आएगा। तो सबसे पहले बच्चे हम क्लियर करते हैं शेल को। अब देखो, शेल के बारे में नील बोर ने बताया अपने एटॉमिक मॉडल में। अब एटॉमिक मॉडल क्या होता है? तो जब हमें ये पता चल गया कि किसी भी एटम में तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसके बाद हमारा दूसरा एक क्वेश्चन आया माइंड में कि भैया ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे एटम में रहते किस तरह है, इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है। और अलग अलग साइंटिस्ट इस चीज का आंसर दे रहे थे अपने एटॉमिक मॉडल में। और इसी तरह एक बहुत अच्छा एटॉमिक मॉडल दिया हमारे नील बोर ने, और उसी एटॉमिक मॉडल में इन्होंने वर्ड यूज किया शेल। अब शेल क्या होता है, इन्होंने क्या बताया, आइए समझते हैं। तो इन्होंने बोला कि किसी भी एटम में तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उसमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो साथ में रहते हैं बच्चे, कहां पे? न्यूक्लियस में। एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं। अब बचा कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने बोला इसी न्यूक्लियस के अराउंड, चारों तरफ हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फिक्स सर्कुलर पाथ में, फिक्स पाथ में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। और इन्हीं फिक्स पाथ को इन्होंने नाम दिया शेल। मतलब शेल क्या है बच्चे? शेल्स वो फिक्स पाथ है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे हमारा सोलर सिस्टम है। अब सोलर सिस्टम में हमारा सन है, सन के अराउंड सारे प्लेनेट अपनी अपनी फिक्स पाथ में, जिसको हम प्लेनेट की ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें वो रिवॉल्व करते हैं, सन के चक्कर काटते हैं। उसी तरह सेम वे में आप समझ सकते हैं, सिमिलर वे में, सेम नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, सिमिलर वे में हमारे न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं अपनी ऑर्बिट में। ठीक है, और अलग अलग ऐसी ऑर्बिट है हमारी, और इन्हीं ऑर्बिट को हमारे बोर ने क्या बोला? शेल। ठीक है, अब हम कौन से शेल की बात कर रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया बच्चे, एन। इस एन को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। जैसे एन की वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल का नाम हमने रखा के। ठीक है, इसके बाद एन की वैल्यू 2 मतलब सेकेंड सेल, और सेकेंड सेल का नाम हमने रखा के के बाद एबीसीडी में क्या आता है बच्चे? एल। ठीक है, उसके बाद थर्ड सेल मतलब एन की वैल्यू 3। ठीक है, और ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, इसका नाम क्या हो जाएगा? एम। अब एन की वैल्यू 4 मतलब फोर्थ सेल, और उसका नाम क्या होगा आप खुद ही गेस कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या समझा शेल के बारे में कि शेल इन एन एटम आर फिक्स पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ठीक है, इसी शेल के हमारे कुछ दूसरे नाम है, इनको हम ऑर्बिट और एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, मैंने बता दिया एन की वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट शेल, इसका नाम होगा के। ठीक है, फिर 2 सेकेंड शेल एल, 3 थर्ड शेल एम, 4 फोर्थ शेल एन। अब मेरी बात समझो, जैसे हमारा मान लीजिए एक अपार्टमेंट है। अब अपार्टमेंट में हमारे बहुत सारे क्या होते हैं? फ्लोर होते हैं। हमारे किसी भी अपार्टमेंट में बहुत सारे फ्लोर होते हैं। मान लीजिए वो फ्लोर हमारे, ठीक है, किसी भी आइटम में शेल को रिजेंबल कर रहे हैं। मान लीजिए अपार्टमेंट एक एटम, अगर हम मान ले कि एक एटम को हम अपार्टमेंट की जगह ले, और उसमें बहुत सारे फ्लोर है, फ्लोर मतलब शेल। अब फ्लोर के अंदर हमारे क्या होते हैं बच्चे? फ्लैट्स होते हैं, हर फ्लोर में हमारे फ्लैट होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह शेल के अंदर किसी भी एटम में बच्चे क्या होते हैं? किसी भी शेल में हमारे कुछ पाए जाते हैं सबसे। ठीक है, मतलब किसी भी आइटम में हमारे शेल के अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चे? सबशेल। ठीक है, तो हर शेल में हमें कुछ ना कुछ क्या देखने को मिलेंगे? सबशेल। हमारे जो 4 बेसिक सबशेल होते हैं उनका नाम होता है एस पी डी एफ। जैसे हमने के एल एम एन नाम दिया, वैसे इनका नाम होता है एस पी डी एफ। ठीक है, अब समझिए किस सेल में कितने सबशेल होंगे ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए बहुत सिंपल है, जो नंबर की शेल होगी उसमें उतने ही सब शेल होगी। मतलब जैसे n की वैल्यू 1 है तो उसमें एक सब सेल होगा s। ठीक है, n की वैल्यू 2 तो उसमें दो सब सेल होंगे s और p। n की वैल्यू 3 मतलब थर्ड सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? m सेल बोलते हैं, तो उसमें तीन सब सेल s p d। n की वैल्यू 4 मतलब फोर्थ सेल, तो उसमें कितने सब सेल होंगे? चार सब सेल होंगे s p d और f। ठीक है, तो मतलब समझिए कि किसी भी शेल में कितने सब शेल होंगे ये नंबर ऑफ शेल के बराबर होगा। ठीक है, जैसे के शेल में एस सब शेल होगा एक, इसमें दो होंगे, इसमें एस पी डी, और इसमें चारों एस पी डी एफ। ये बात आपकी इजीली समझ आ गई। ठीक है, तो फिर से हम उस अपार्टमेंट के एग्जाम्पल पे जाते हैं। अपार्टमेंट में हमारे बहुत सारे फ्लोर थे।
ठीक है, ये फ्लोर किसको रिजेंबल कर रहे थे? शेल को। हर फ्लोर में कुछ ना कुछ फ्लैट है, ठीक है, और जैसे हर फ्लोर में कुछ ना कुछ फ्लैट है, वैसे हर शेल में हमारी कुछ ना कुछ क्या होगी? सब शेल होगी। अब फ्लैट के अंदर क्या होगे बच्चे? रूम, और उन रूम्स में रहते होंगे लोग, ठीक है। तो इसी तरह शेल के अंदर है सब शेल, और सब शेल के अंदर होगे ऑर्बिटल, और उसी ऑर्बिटल में एक्चुअली कौन रह रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब क्या है बच्चे कि जो हमारी नेक्स्ट चीज है वो है ऑर्बिटल। तो देखिए क्या लिखा है कि हर सब शेल में हमारी क्या होती है? ऑर्बिटल। अब जैसे एक रूम की कैपेसिटी होती है, वैसे हमारी ऑर्बिटल्स की भी बच्चे कैपेसिटी होती है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन वो होल्ड कर सकता है? 2, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, कि हर ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है? 2, ठीक है। अब हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चे कि जैसे हमें घर में सबसे ज्यादा लोग कहां पे रहने की हमारी प्रोबेबिलिटी होती है? रूम में, ठीक है। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि किसी भी एटम में सबसे ज्यादा चांसेस हमारे इलेक्ट्रॉन पाने के होते हैं ऑर्बिटल्स में। मतलब ऑर्बिटल वो जगह होती है जनरली जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑर्बिटल्स आर द रीजन इन एन एटम वेयर देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी वहां पे क्या है बच्चे? सबसे ज्यादा, ठीक है। अब देखिए शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ठीक है। तो किस सब शेल में कितनी ऑर्बिटल होती है? तो बच्चे एस सब शेल में होते हैं एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो इसकी एस सब शेल की कैपेसिटी कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पी सब शेल में बच्चे कितने ऑर्बिटल हो गए? 3, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 2 इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 6। डी में कितने हो गए? 5, और इसकी कैपेसिटी 10। एफ में 7, इसकी कैपेसिटी 14। तो आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब इसको एक बार हम बच्चे रिकॉल कर लेते हैं जितना अभी तक अभी हमने समझा, फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने बोला कि भाई किसी भी एटम में हमारे क्या होते हैं? शेल्स, ठीक है। जिसमें हमने देखा कि हमारी शेल्स कौन कौन सी है बच्चे? के, एल, एम, एन, ठीक है। ये हमारी शेल्स हो गई। अब हर शेल में हमारे क्या हो गए बच्चे? सब शेल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नई बात भी आपको थोड़ी सी बताऊंगा, ठीक है। तो के में कितने हमारे सब शेल हो गए? जितना इसका नंबर है, इसका नंबर एन की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें कितने सब शेल हो गए? एस, ठीक है, एक। इसमें 2 एस और पी, इसमें 3 एस पी और डी। इसमें अगर आप देखोगे बच्चे तो इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे बच्चे 4 एस पी डी और, ठीक है। और हर सब सेल में बच्चे क्या होंगे? ऑर्बिटल। हर सब सेल में बच्चे क्या होंगे? ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। जैसे एस में यहाँ एक हो गए, एस में देखिए सबके एक हो गए, ठीक है। इसमें भी एक, ठीक है, इसमें 3, ठीक है, इसमें 1 3, इसमें कितने हो गए? 5, इसमें 1 3, इसमें 5, और इसमें कितने हो गए? 7। अब देखिए ऑर्बिटल में जैसे एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, ठीक है। तो मतलब के शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है? मैक्सिमम 2 की, ठीक है। एल सेकंड शेल, तो सेकंड शेल की जो ऑर्बिटल होगी एस, ठीक है, जिसको हम 2s भी बोलते हैं बच्चे। ये एक नई बात ध्यान से समझिए। 2s का मतलब क्या है? कि सेकंड शेल की s ऑर्बिटल। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऑर्बिटल की बात हो रही है? तो 2s का मतलब सेकंड शेल की s ऑर्बिटल, 3s का मतलब थर्ड शेल की s ऑर्बिटल, 4s का मतलब फोर्थ शेल की s ऑर्बिटल, 1s का मतलब अब खुद ही बताइए, ठीक है। 2p का मतलब, 3d का मतलब। अगर आप ये गेस कर पा रहे हो तो आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारी s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, p में 6 हो गए, तो 2 + 6 मतलब l में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8, ठीक है। इसमें फिर से 2 6, और इसमें कितने आएंगे? 10। तो टोटल ऐड कर देंगे, इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 18, ठीक है। इसमें, ठीक है, 2, इसमें 6, इसमें 10, और इसमें 14, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, टोटल, ठीक है, तो जब आप इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितने आएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं। उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है बच्चे 2n², ठीक है। मतलब 2n² से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो क्या होता है? 1 और 2 बन जा 2, तो देखिए इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पहली शेल में? 2। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं रिकॉल करा दे रहा हूं, हमने एग्जांपल लिया था, मान लीजिए एटम की जगह एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में हमारे फ्लोर्स है, फ्लोर के अंदर फ्लैट है, फ्लैट के अंदर रूम है, रूम में रहते हैं लोग।
इस तरह हमारा एटम है, एटम में हमारे शेल्स है, शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये बात हमने समझी। अब इससे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चे, ये जो चीजें आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है, उसको बिना देखे नहीं जाना आपको, ठीक है, ये एक बोनस पॉइंट है आज की क्लास का, जो कि है बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है बच्चे? सिंपल सा, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन सी सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, इसको बच्चे हम बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो देखो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है। बहुत बेसिक सा हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का और उसकी मदद से हम समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा बच्चे। देखो जैसे सोडियम है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? 11, ठीक है। मैंने आपको बताया कि देखिए अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए के शेल में एक ही ऑर्बिटल होती है एस, और उसको हम कैसे लिखेंगे? 1s। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। तो सोडियम देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे लोअर शेल में जाते हैं, लोअर से हायर में। क्यों? हमने एनर्जी लेवल बोला था ना उन्हें, इसलिए बोला था क्योंकि लोअर की एनर्जी लो होती है, फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो उनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो लो एनर्जी वाली शेल में फिल होना थोड़ा सा इजियर होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, देखिए अब सोडियम है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अब 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसके फिल हो गए, ठीक है, कितने बचे? 9, और पहली शेल भी फिल हो गई। तो 9 में से देखिए अब 2 जाएंगे 2 की s में, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2s2, ठीक है। अब 9 में से 2 हटा दिया तो कितना बचा? 7। अब वो 7 किस में जाएंगे? 2 की p में। टोटल कितनी जगह है? 6। अभी भी एक बच रहा है, तो वो एक बेचारा किस में चला जाएगा? 3 की s में। अगर इसको मैं कंबाइन करके लिख दूं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारी सोडियम की क्या आ जाएगी? 2p6 3s1। तो ये आ गई 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का जैसे एग्जांपल है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, ठीक है। तो बस 1s1 मतलब 1s में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका नंबर 2 तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब 6 में से 2 हटा दीजिए, 4 बचे, तो 2s में 2 और 2p में 2, ठीक है। इसी तरह मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं आपको, ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन, इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप अपने आप एक बार करिएगा। तो मेरे हिसाब से जितनी बातें मैंने आपको आज समझाई वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपके कोई डाउट है आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।